Hello and welcome to Classmate Guru. Today is 27th August. My name is Mansi and we are here to discuss some current news from The Hindu. So let's begin. प्रतिदिन की गई छोटी छोटी कोशिश एक दिन बड़ा परिणाम लेती है। ठीक है, ये बहुत एक अच्छा कोट है जो बता रहा है हमें कि हमें डेली जो है वो छोटे छोटे टास्क करने चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे टास्क एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे जो है वो बड़ा परिणाम हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक्स की। आज के हेडलाइंस में है ये, At least 38 killed in 3 militant strikes in बलूचिस्तान प्रोविंस। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर जो है स्ट्राइक्स हुई है। ठीक है, मिलिटेंट की स्ट्राइक्स हुई है, उसमें अभी तक 38 जो है वो किल्ड है। ठीक है, 38 जो है वो किल्ड है और 3 मिलिटेंट स्ट्राइक में हुआ है। ये 3 मिलिटेंट स्ट्राइक्स में 38 लोग अब तक के जो है वो किल्ड है। ठीक है, देखते हैं आगे क्यों हुआ ये, किसने किया, कौन से टेरर ग्रुप ने किया या क्या रीज़न था इसके पीछे का, वो हम देखेंगे आगे। एमिड राइजिंग स्टेटहुड डिमांड्स, शाह अनाउंसेस 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर लद्दाख। अमित शाह जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट का ऐलान किया है लद्दाख के लिए। ठीक है, कौन से 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं अब लद्दाख में, वो हम आगे देखेंगे। और इसका क्यों, क्या रीज़न था इसका। ठीक है, क्यों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो है मांग करी गई थी, वो भी हम आगे देखेंगे। 14 अरेस्टेड फॉर सेलिंग बैंड ई सिगरेट्स बटन नाइव्स इन एनसीआर रीजन में 14 लोगों को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। किस एलिगेशंस पे कि वो सेल कर रहे थे ई सिगरेट्स और बटन नाइव्स को। ठीक है, बटन नाइव्स मतलब ऑटोमेटिक नाइव्स जो होते हैं उसे, और ई सिगरेट्स को जो वेप वगैरह कंज्यूम करते हैं आजकल का यूथ, उसे वो जो है सेल कर रहे थे, जो कि इलीगल है। इस वजह से एनसीआर में 14 लोगों को अरेस्ट किया है। आगे देखेंगे अच्छे से क्या है पूरा आर्टिकल। पॉक्सो कोर्ट सेंड्स अक्यूज्ड इन बदलापुर असॉल्ट केस टू जुडिशियल कस्टडी फॉर 14 डेज। बदलापुर असॉल्ट केस में पॉक्सो एक्ट के तहत जो अक्यूज्ड है उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। क्या है पूरा आर्टिकल, हम आगे देखेंगे। मोदी बाइडन डिस्कसेस यूक्रेन सिचुएशन क्राइसिस इन बांग्लादेश। ठीक है, मोदी और जो बाइडन जो है उन्होंने यूक्रेन पे डिस्कशन करा। ठीक है, और सिचुएशन इन बांग्लादेश की भी जो सिचुएशन है, क्राइसिस है उसकी, वो भी डिस्कस करिए। डिस्कशन के बाद क्या मोटो क्या निकला है, ठीक है, देखेंगे हम आगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री डिफाइंस लिटरेसी फुल लिटरेसी इन पुश ऑफ अडल्ट लिटरेसी। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लिटरेसी, फुल लिटरेसी और एडल्ट लिटरेसी को डिफ़ाइन किया है। ठीक है, स्पेसिफिक डेफिनेशन दिया है। क्या है इसका डेफिनेशन, हम आगे पढ़ेंगे। क्या तीनों में डिफरेंस है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रज्ञान रोवर रिवील्स साइन फॉर मैग्मा ओशन ऑन एंशिएंट मून। प्रज्ञान जो रोवर है, ठीक है, जिसका यूज़ चंद्रयान 3 में हुआ था, उस रोवर ने जो है मैग्मा डिटेक्ट किया है, मैग्मा ओशन डिटेक्ट किया है मून पे। ठीक है, कि पहले मैग्मा ओशन जो है वो रहा करता था मून के ऊपर। ठीक है, तो इसका भी आर्टिकल पूरा देखेंगे अच्छे से, कैसे डिटेक्ट किया, क्या डिटेक्ट किया, चंद्रयान 3 मिशन के बारे में भी देखेंगे। न्यू माइनिंग लेवीज कैन रेज कंज्यूमर पावर बिल। आईसीआरए ने ये बताया है कि न्यू माइनिंग लेवीज जो है, ठीक है, कोल माइनिंग लेवीज जो है वो कंज्यूमर के पावर बिल को जो है वो बढ़ा सकती है। क्या है पूरा आर्टिकल अच्छे से देखेंगे। कौन से नए माइनिंग लेवीज जो है वो अप्लाई किए गए हैं, ये भी देखेंगे। आईसीआरए के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं। ब्रिक्स इंडिया में नल द प्रपोजल ऑफ करेंसीज इफ़ नॉन बाइंडिंग। ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में इसमें कुछ दिया गया है। ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में दिया है कि करेंसी जो है अगर वो नॉन बाइंडिंग नहीं हुई तो फिर प्रपोजल जो है वो नल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अच्छे से क्या है पूरा आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल के डिटेल डिस्कशन से पहले कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। कल के क्वेश्चंस हमें क्या बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ओरिजिन ऑफ हिजबुल्लाह। कल हमने देखा हिजबुल्लाह
इसराइल, पैलेस्टाइन, हमास, गाज़ा, हज़बुल्ला, लेबनान, ये सारे चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है, ऐसी कंट्री है जहाँ पर हमेशा इंस्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, कभी एयर स्ट्राइक इसराइल, कभी एयर स्ट्राइक गाज़ा पे बोल देती है, गाज़ा जो है फायर बैक कर देते हैं, या फिर इसराइल जो है वो लेबनान पे फायर कर देती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती रहती है इस एरिया में। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि हज़बुल्ला के ओरिजिन को बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा स्टेटमेंट करता है। ठीक है, तो हमें बताना है A political party founded in 1990s to promote Lebanese economic reform. ये गलत है, ये नहीं है। A militant group formed during Lebanese civil war with the aim of reciting Israel occupation. ये सही है। ठीक है, बी जो है वो सही आंसर है। हज़बुल्ला एक मिलिटेंट ग्रुप है जो लेबनी सिविल वॉर के वक्त फॉर्म हुआ था, जिसने जो है रिसाइटिंग इन इज़राइल ऑक्यूपेशन, ठीक है, रिसाइटिंग इन इज़राइल ऑक्यूपेशन है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। हैशटैग मीटू मूवमेंट ओरिजिनली बिगैन टू रेज अवेयरनेस अबाउट। अब कल हमने मीटू मूवमेंट के बारे में पढ़ा। मीटू मूवमेंट है क्या, उसका ओरिजिन कब हुआ था, कब वो वाइड स्प्रेड हुआ था, अब वो क्यों न्यूज़ में है। ठीक है, ये सब हमने कल के लेक्चर में पढ़ा है। आप देख जाके एक बार रिवाइज कर सकते हैं, पिछला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि मीटू मूवमेंट जो है वो ओरिजिनली बिगैन कब हुआ था। ठीक है, कब उसने अवेयरनेस रेस करी है, किस बारे में। ठीक है, अवेयरनेस किस बारे में रेस करी है वो हमें बताना है इस आंसर में। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शंस देख लेते हैं। इकोनॉमिक डिस्पारिटीज बिटवीन जेंडर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, सेक्सुअल हरासमेंट एंड असॉल्ट, जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया। ठीक है, सही आंसर ये है। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर ये पूरा मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो होती है औरतों की वो बाहर आए अपने। ठीक है, जिन जो भी विक्टिम्स है इसके, वो बाहर आए, बाहर आके आवाज़ उठाए। ठीक है, ये मूवमेंट है पूरा उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है द ग्रीन ट्राइब्यूनल वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। अब ग्रीन ट्राइब्यूनल कल न्यूज़ में था। ठीक है, ग्रीन ट्राइब्यूनल कौन से एक्ट के तहत जो है वो एस्टैब्लिश हुआ है वो बताना है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो सही आंसर है हमारा बी। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 में जो है ये बना था। ठीक है, किस एक्ट के तहत, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज के जो है वो देख लेते हैं, आर्टिकल्स देख लेते हैं। एटलीस्ट 38 किल्ड इन 3 मिलिटेंट स्ट्राइक्स इन बलूचिस्तान प्रोविंस। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में एक अटैक हुआ है। ठीक है, उस अटैक में अभी तक जो है वो 38 जो है वो किल्ड, मारे जा चुके हैं। ठीक है, 3 मिलिटेंट स्ट्राइक में ये हुआ है। ठीक है, अब ये अटैक जो है ये एक सेपरेटिस्ट ग्रुप ने जो है वो बोला गया है, सेपरेटिस्ट ग्रुप ने जो है वो अटैक कंडक्ट किया है। ठीक है, सेपरेटिस्ट ग्रुप जिसका नाम है बलूच लिबरेशन आर्मी। ठीक है, इस ग्रुप ने जो है, सेपरेटिस्ट ग्रुप ने जो है ये अटैक कंडक्ट किया। ठीक है, इस अटैक में सिविलियंस, सिक्योरिटी पर्सनल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस स्टेशन, हाईवेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये टारगेट बनाई गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें टारगेट बना के इन पे अटैक करा गया। ठीक है, ये इस मिलिटेंट ग्रुप का ये अटैक का क्या मोटो था कि उनको जो है बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान चाहिए, उसका ये मोटो था। ठीक है, ऐसे सेपरेटिस्ट ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है कि जो रीजनल एक तो इंस्टेबिलिटी पैदा होती है कंट्री में, और दूसरे जो ऑनगोइंग ट्रेड चल रहे होते हैं बाहर के देशों से, जैसे कि ऑनगोइंग ट्रेड या फिर कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उन प्रोजेक्ट में जो है वो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती है और गलत इंप्रेशन पड़ता है दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, इंस्टेबिलिटी तो पैदा होती ही होती है, बाकी जो ट्रेड वगैरह है वो भी अफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये पूरे मामले का क्रक्स है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अमिड राइजिंग स्टेटहुड डिमांड्स, शाह अनाउंसेस 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर लद्दाख। ठीक है, अब
यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने जो है लद्दाख के लिए जो है 5 नए डिस्ट्रिक्ट की जो है वो घोषणा की है कि उन्हें 5 नए डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। 5 नए डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड छांगथांग। ठीक है, ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये नए डिस्ट्रिक्ट जोड़ने के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट्स नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो गए हैं? टोटल 7 हो गए हैं। पहले सिर्फ 2 थे, अब 7 हो गए हैं लद्दाख में। ठीक है, ये इस डिस्ट्रिक्ट्स की जो मांग है वो किन्होंने करी गई थी? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की मांग जो है वो ये बेसिकली जो है वो इम्प्रूव करने के लिए है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की मांग इस वजह से थी कि गवर्नेंस इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजन है जिसमें प्रॉस्पेरिटी इन्वॉल्व्ड है लद्दाख की, उसमें जो है वो पब्लिक जो है पास और आ सके इस विजन के। ठीक है, ये डेवलपमेंट के लिए जो मांग करी गई थी वो लोकल ग्रुप्स ने करी गई थी, जैसे ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ऐसे जो बॉडीज़ है उन्होंने जो है ये डिमांड्स रखी गई थी कि हमें अलग डिस्ट्रिक्ट्स चाहिए और डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न चाहिए। ठीक है, और भी मांग रखी गई थी, उसमें से जो है अब तक के सिर्फ ये मांग पूरी हो पाई है। आगे देखेंगे हम कि बाकी सारी मांगें पूरी हो सकती है या नहीं। बाकी दूसरी कौन सी मांग थी? नए डिस्ट्रिक्ट के क्रिएशन के बाद जो है लोकल लीडर्स और एक्टिविस्ट, जिनमें से एक है सनम वांगचुक, उन्होंने एम्फसाइज़ किया है कि बाकी जो सारी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं हुई है। ठीक है, अभी तक के डिस्ट्रिक्ट की डिमांड ही पूरी हुई है। ठीक है, दूसरी डिमांड कौन सी थी कि स्टेटहुड और ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी एस्टैब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, स्टेटहुड ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एस्टैब्लिश होनी चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए जिससे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ईज हो सके। ठीक है, तो न्यू डिस्ट्रिक्ट के क्रिएशन से क्या हुआ है कि हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं डेवलपमेंट में। बट अभी कंसर्न अभी भी जो लद्दाख के जो पीपल है या लद्दाख के जो लोकल बॉडीज़ हैं उनका कंसर्न ये है कि इनको एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो है, इन एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो है वो पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। 14 अरेस्टेड फॉर सेलिंग बैंड ई सिगरेट्स बटन नाइफ्स इन एनसीआर। अब 14 लोगों को जो है वो नेशनल कैपिटल रीजन में, एनसीआर रीजन में जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि वो सेल कर रहे थे ई सिगरेट्स और बटन नाइफ्स को। ठीक है, तो ई सिगरेट्स जो है वो बैंड हो चुकी थी इंडिया में अंडर प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट 2019। ठीक है, और बटन नाइफ्स भी जो है वो भी इलीगल करार कर दिए गए थे बहुत पहले ही काफ़ी सारे वेपन कंट्रोल लॉज में। ठीक है, ई सिगरेट्स जो है वो निकोटीन एडिक्शन बढ़ाती है, इस वजह से उसे जो है वो और हेल्थ डिजीज़ भी जो है वो बढ़ाती है। इस वजह से उसे जो है वो इलीगल बोल दिया गया था। हेल्थ केयर के मामले में थोड़ा सही रहने के लिए जो है उसे इलीगल बोल दिया गया था। और जो बटन नाइफ्स है उससे वो तो हार्मफुल होते ही है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वो हार्मफुल है, इस वजह से उन्हें भी इलीगल कर दिया गया था। ये जो ई सिगरेट्स जो अभी बढ़ रहे हैं वो यूथ में काफ़ी देखा जाता है कि यूथ जो है वो काफ़ी अट्रैक्टेड है। मतलब पता नहीं क्या कैसी एडिक्शन है ये कि उनको अच्छा लगता है कि कोई ऐसे मुंह से धुआं निकाले उसका, वो ओरल एडिक्शन हो गई है उनको, हो जाती है उनको। ये सारी एडिक्शन से हमें दूर रहना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए हानिकारक होती है, इस वजह से ये नहीं हमें करना चाहिए कभी भी। ठीक है, आपके आसपास भी अगर आपके कोई फ्रेंड्स, कोई और क्लासमेट्स या रूममेट्स वगैरह अगर इन सारी चीज़ों से एडिक्टेड है तो उन्हें समझाइए कि ये सारी चीज़ें आगे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। ठीक है, अब कुछ नहीं समझेगा, अब सबको अच्छा लगेगा, वो ओरल रिलैक्सेशन के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें करेंगे, बट फिर बाद में आगे जो लाइफ जो उनकी पूरी बची है उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। टबैको कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, ई सिगरेट्स भी एक पार्टी हो जाते हैं टबैको के, मुंह से धुआं निकालना, तो धुआं ले रहे हो आप अंदर। और एनसीआर रीजन स्पेशली दिल्ली का एरिया में हम तो डेली ही ऐसे एयर में अगर हम रह रहे हैं तो मतलब ऑब्वियस सी बात है पोल्यूशन ज़्यादा कंज्यूम करे है, उसमें सिगरेट्स भी आप लेंगे तो वो फिर इट इज़ वेरी हार्मफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है पॉक्सो कोर्ट सेंड्स अक्यूज्ड इन बदलापुर असॉल्ट केस टू जुडिशियल कस्टडी फॉर 14 डेज। ठीक है, बदलापुर जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में है, उसमें क्या हुआ, बदलापुर असॉल्ट केस में जो अक्यूज़ है उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जो है वो भेजा गया। ठीक है, इस एक्ट के तहत, पॉक्सो एक्ट के तहत, ठीक है, उसे जो है पॉक्सो के चार्जेस लगे थे उस पे, ठीक है, अक्यूज्ड पे, उसको जो है माइनर्स के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस लगे थे। ठीक है, इस सेक्सुअल हरासमेंट के जो है वो चार्जेस लगे थे जो पॉक्सो एक्ट के अंडर आते हैं। ठीक है, इस वजह से उन्हें 14 डेज़ की जुडिशियल कस्टडी भेजा गया है। जुडिशियल कस्टडी में भी इस वजह से भेजा गया है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्मूथली हो। ठीक है, ये किया है। पॉक्सो एक्ट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। POCSO Act came into effect on 14 November 2012, which was enacted in consequence to India's ratification of Union Convention on the Rights of Children, ठीक है, 1992। अब ये इफेक्ट में कब आया, 2012 में। ये क्वेश्चन आ सकता है, पॉक्सो एक्ट इफेक्ट में कब आया, ये 2012 में इफेक्ट में आया। ठीक है, और किस चार्टर के अंडर आया था ये, ठीक है, यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड इन 1992। ये चार्टर के अंडर जो है इसे पॉक्सो एक्ट को जो है वो इस्टेब्लिश करा गया था। आगे देखते हैं। द एम ऑफ दिस स्पेशल लॉ इज़ टू एड्रेस ऑफेंसेस ऑफ सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्शुअल अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन विच आर ईदर नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड और adequately penalized। ठीक है, जो भी कोई अडल्ट या फिर जो भी कोई सेक्सुअल असॉल्ट करते हुए दिखाई देता है माइनर्स पे, ठीक है, किसी ने सेक्सुअल हरासमेंट करी उनकी, तो उनके ऊपर जो है पॉक्सो एक्ट जो है लगाया जाएगा। पॉक्सो एक्ट के तहत जो है उन्हें पेनल्टीज़ काफ़ी मिल सकती है, पेनल्टीज़ में मिल सकती है, उन्हें जेल भी हो सकती है। ठीक है, इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। The Act defines a child as any person below the age of 18 years। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है चाइल्ड की, इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत डेफिनेशन क्या है, a child below 18 years। ठीक है, 18 साल के नीचे के जो भी बच्चे हैं वो चाइल्ड अंडर पॉक्सो एक्ट कंसिडर होते हैं। 18 ईयर्स के नीचे, नॉट 21, 18 ईयर्स। ठीक है, द एक्ट प्रोवाइड्स पनिशमेंट एज पर द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, जो अगर जितना सीवियर ऑफेंस होगा उस ऑफेंस के तहत जो है जितना ज़्यादा सीवियर ऑफेंस होगा उतनी ही पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा मिलेगी। The act was further reviewed and amended in 2019 to introduce more stagnant punishment, including death penalties or committing sexual crimes on children, with a view to deter the perpetrators and prevent such crimes against children। 2019 में इसको अमेंड किया गया, थोड़े से और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई ताकि कोई चाइल्ड अब्यूज़ ना कर सके। ठीक है, माइनर अब्यूज़ ना कर सके, और चाइल्ड जिन पेनल्टीज़ भी अप्लाई करेगी। ठीक है, कमिटिंग सेक्सुअल क्राइम्स ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, सेक्सुअल क्राइम्स जो है वो जो भी कमिट कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, उनके ऊपर जो है पेनल्टीज़ और डेथ पेनल्टीज़ भी अप्लाई करी जाएंगी, और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स जो है वो अप्लाई करी जाएंगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो नोटिफाइड पॉक्सो रूल्स 2020। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉक्सो रूल 2020 भी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। मोदी बाइडेन डिस्कसेस यूक्रेन सिचुएशन क्राइसिस इन बांग्लादेश। ठीक है, अब मोदी और जो बाइडेन ने जो है वो बांग्लादेश के प्रोटेस्ट डिस्कस किए हैं, यूक्रेन की सिचुएशन डिस्कस की हुई है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि क्या पूरा डिस्कशन का मामला है। डिस्कशन ऑन यूक्रेन, डिप्लोमेटिक स्टैंड, इंडियाज़ पोजिशन ऑन Ukraine conflict emphasizes dialogue and diplomacy, referring from allying explicitly with either side while advocating for peace and stability। जैसे कि आपको पता है रशिया और यूक्रेन का जो भी मामला है, जो भी सिचुएशन है आज के वक्त, इंडिया ने उस पर अपना न्यूट्रल स्टैंड बना के रखा हुआ है। थोड़े दिनों पहले ही जब मोदी जी जो है वो विज़िट कर रहे थे यूक्रेन को, तो उन्होंने अपना बताया कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम पीस की तरफ है। तो ये
सेंटेंस भी यही कहता है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टांस ये है कि वो पीस के साइड है, पीस के तरफ है, वो वॉर नहीं चाहते हैं कोई भी तरफ से जो है, ना रशिया की तरफ से हम डैमेज चाहते हैं ना यूक्रेन की तरफ से डैमेज चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने ये कहा है ग्लोबल इम्प्लीकेशंस, द ऑनगोइंग वॉर हैज सिग्निफिकेंट रिपरकशंस for global food security, energy prices and geopolitical alignment which are crucial topic in India-US discussion, ठीक है। India-US discussion में जो है geopolitical alliance, ये जो ongoing war है वो geopolitical alliance, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, एनर्जी प्राइजेस, इन सब पे जो है वो काफ़ी अफेक्ट करता है। और वही यही सारे टॉपिक्स थे जो बाइडन इंडिया यूएस के डिस्कशन के, ठीक है। मोदी जी और जो बाइडन जो है उन्होंने ये सारी चीज़ों का डिस्कशन किया है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडियाज़ बैलेंस्ड अप्रोच टू यूक्रेन क्राइसिस रिफ्लेक्ट्स इट्स स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, बैलेंसिंग रिलेशंस विद यूएस एंड रशिया वेल एड्रेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इकोनॉमी इम्पैक्ट, ठीक है। इंडिया का जो न्यूट्रल स्टैंस है, ठीक है, पीस की तरफ का जो स्टैंस है वो जो है वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। क्राइसिस इन बांग्लादेश, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, द सिचुएशन इन बांग्लादेश एस्पेशली कंसर्निंग पॉलिटिकल टेंशंस एंड ह्यूमन राइट इश्यूज डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडिया ड्यू टू शेयर्ड बॉर्डर्स एंड पोटेंशियल फॉर रेफ्यूजी इनफ्लो, ठीक है। इंडिया को जो है बांग्लादेश का जो क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं या क्राइसिस जो भी चल रहा है, वो इंडिया को इस वे में इफेक्ट करेगा कि इंडिया जो है शेयर्ड बॉर्डर जो है वो शेयर करती है, ठीक है। इंडियन स्टेट्स जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश से, तो जो रेफ्यूजी इनफ्लो होगा, ठीक है, रेफ्यूजी इनफ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। कोई भी देश में अगर इंस्टेबिलिटी पैदा होती है तो कोई भी इंसान नहीं रहना चाहेगा उस देश में, जो वहाँ से मूव करके जो पास के जो सेफ एरियाज़ है वहाँ पर मूव करना चाहेगा कोई भी इंसान हो, तो इस वजह से रेफ्यूजी इनफ्लो जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा इंडिया में। India's role as Bangladesh's closest neighbor, India plays a crucial role in ensuring regional stability and supporting democratic process in Bangladesh, ठीक है। इंडिया जो है वो सबसे पहला नेबर है बांग्लादेश का, तो इस वजह से वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करते हुए दिखा है और रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल स्टेबिलिटी को भी वो सपोर्ट करते हुए देखा गया है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, the border context of this discussion ties into the land Indo-Pacific strategy where both India and US seeks to maintain stability and counterbalance Chinese influence, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में भी डिस्कस हुआ है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के बारे में भी डिस्कस हुआ है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है वो काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करी जा रही है इंडिया और यूएस की तरफ से। Global governance, the topics such as reforming global institutions, climate change and sustainable development likely form part of strategic dialogue between two leaders, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये सब कुछ जो है ये भी एक पार्ट थे स्ट्रेटेजिक डिस्कशन के, ठीक है, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री डिफाइंस लिटरेसी, फुल लिटरेसी इन पुश ऑफ अडल्ट लिटरेसी। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है ये फुल लिटरेसी, अडल्ट लिटरेसी और लिटरेसी को डिफ़ाइन किया है, ठीक है। अब क्या डिफिनेशन दिया हुआ है वो आगे देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में डिफाइन द लिटरेसी एज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट with understanding, performing basic arithmetic operations and capacity to use these skills in daily life. Literacy is foundation skill to necessary for participating fully in society, ठीक है। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ये बताया गया है कि कोई भी इंसान जो लिख सकता है, ठीक है, पढ़ सकता है, ठीक है, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो कर सकता है, जो सीख रहा है वो डेली लाइफ में स्किल्स अप्लाई कर सकता है, वो इंसान जो है वो लिटरेट कंसिडर किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन सीधा पूछ सकते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फुल लिटरेसी का मतलब क्या होता है? फुल लिटरेसी कुड बी डिस्क्राइब्ड एज द स्टेट वेयर एवरी अडल्ट हैज़ अटेंड बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी स्किल्स, ensuring no one is left behind. This includes digital literacy which is increasingly vital in modern world, ठीक है। फुल लिटरेसी का क्या डेफिनेशन है?
फुल लिटरेसी मतलब फुल लिटरेसी उसको डिफाइन उस स्टेट को डिफाइन करती है कि उस स्टेट में जो है हर एडल्ट को पढ़ना लिखना आता है, बेसिक न्यूमेरेसी, बेसिक मैथ्स के प्रॉब्लम जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना आता है, उसको फुल लिटरेसी जो है वो कंसिडर किया जाएगा, इंक्लूडिंग जो आज की डिजिटल मॉडर्न डिजिटल जो एजुकेशन चल रही है उसको भी कंसिडर करके, ठीक है, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, मॉडर्न वक्त में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स, द renewed push for adult literacy aims to address the educational needs of millions of illiterate adults. The National Literacy Mission or similar programs are likely to be involved in achieving this goal by 2030. अब नेशनल लिटरेसी मिशन जैसे और भी प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करे जा रहे हैं, जिसमें कि जो अडल्ट लिटरेसी है, ठीक है, जो इलिटरेट है अडल्ट, ठीक है, उनकी लिटरेसी कंप्लीट कराने के लिए, फुलफ़िल कराने के लिए जो है 2030 तक जो है वो टारगेट दिया हुआ है कि ये सारे जो है वो लिटरेट कंसिडर किए जाएंगे, लिटरेट हो जाएंगे, ठीक है। किस मिशन के तहत? नेशनल लिटरेसी मिशन और इसके जैसे और मिशंस के तहत। Importance of adult literacy. Adult literacy is crucial for enhancing employability, improving quality of life and empowering citizens to participate actively in democratic process. ठीक है, अब adult literacy क्यों important है? adult literacy इस वजह से important है कि adults को democratic process में participate करना चाहिए, ठीक है। enhancing employability, employment जो है उसे enhance करना चाहिए, employed होना चाहिए, कोई भी आदमी employment मिल सके उतना तो literate होना चाहिए, ठीक है। और कौन सा बात? इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करने के लिए, जाहिर सी बात है पढ़ते लिखते हैं इंसान तो वो अच्छे तरह से मतलब अपनी लाइफ जो है वो काफ़ी इजीली बिता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पता लगती है, हमें एक्सपोजर मिलता है हमारे माइंड को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट वेरियस स्कीम्स एंड कैंपेन्स टू प्रमोट एडल्ट लिटरेसी सच एज कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स, डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव्स एंड कोलैबोरेशंस विद NGOs, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से जो है काफ़ी सारे स्कीम्स एस्टैब्लिश होएंगी, ठीक है। और स्कीम्स किस तरह की इम्प्लीमेंट होंगी? एक तो लर्निंग सेंटर्स होंगे, लर्निंग सेंटर्स जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे, डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव जो है वो भी लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और NGOs के साथ में कोलैबोरेशन भी होगा। प्रज्ञान रोवर रिवील्स साइन ऑफ मैग्मा ओशन ऑन द एंशिएंट मून। अब जो प्रज्ञान रोवर है, ठीक है, जिसका यूज़ जो है चंद्रयान 3 में किया गया था, उसने जो है एक जो है फाइंडिंग बाहर लाई है कि एंशिएंट मून पे जो है पहले जो है मैग्मा का ओशन हुआ करता था, ठीक है। ऐसी फाइंडिंग जो है वो बाहर आई है। उन्होंने कहाँ से निकाली ऐसी फाइंडिंग्स? उन्होंने लूनार सरफेस के जो मिनरल्स और सॉल्ट्स, ठीक है, सॉइल्स को जो है टेस्ट करके जो है उन्होंने ये चीज़ अभी जो है बताई है हमें कि एंशिएंट मून जो था उसके ऊपर एक मैग्मा का ओशन था, ठीक है। ये बहुत बड़ी फाइंडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, ठीक है। इससे डिफाइन होता है कि लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है मून के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका डिटेल डिस्कशन और देख लेते हैं। Magma ocean hypothesis. The discovery aligns with the theory that in its early history, the moon was covered by a deep molten magma ocean. As the magma cooled, its crystallized to form different layers of moon's crust and mantle. ठीक है, बताया जा रहा है कि मैग्मा जो है पहले के टाइम पे मून एक मैग्मा का पूरा ओशन था, ठीक है। मैग्मा पूरा कवर्ड था, मैग्मा का पूरा बोल था वो, और मैग्मा थोड़ा जैसे कूल हुआ तो कूल होते होते मून का सरफेस, मून के जो लेयर्स है वो बनते गए, जैसे अर्थ के लेयर्स बने हैं, ठीक है, मैंटल, क्रस्ट, कोर, वैसे मून के लेयर्स बनते गए, मैंटल, क्रस्ट, कोर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइंटिफिक सिग्निफिकेंस। दिस फाइंडिंग इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द मून्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड फॉर्मेशन of its surface. It also provides insight into planetary formation process that could apply to other celestial bodies in the solar system. ठीक है, ये फाइंडिंग जो है इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि ये बताती है हमें कि मून जो है वो कैसे बने और इसके मून के जैसी ही दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज कैसे तैयार हुई, कैसे बनी। ये फाइंडिंग इस वजह से इम्पॉर्टेंट है।
इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर मिशंस, फ्यूचर मिशंस पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका देखते हैं. द एविडेंस ऑफ मैग्मा ओशन हेल्प्स रिफाइन साइंटिफिक मॉडल्स ऑफ मून्स एवोल्यूशन एंड इन्फॉर्म फ्यूचर लूनर एक्सप्लोरेशन पर्टिकुलरली इन रेगुलेशंस विद डिफरेंट जियोपॉलिटिकल कॉम्पोजिशंस. ठीक है, ये जो फाइंडिंग है वो आगे आने वाले लूनर मिशंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी. ठीक है, आगे आने वाले लूनर मिशंस को डिफाइन भी करेगी कि क्या मिशंस कंडक्ट किए जाएंगे. ठीक है, इस वजह से ये फाइंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. न्यू माइनिंग लेवीज कैन रेज कंज्यूमर पावर बिल, ICRA. ठीक है, अब ICRA ने ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ करते हुए कहा है कि एडिशनल माइनिंग लेवीज जो है वो अप्लाई होने चाहिए. ठीक है, कोल के ऊपर अप्लाई होने चाहिए. ठीक है, इस स्टेप से कोल प्रोडक्शन में इंक्रीज देखा जाएगा. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कोल जो है एक प्राइमरी सोर्स है फ्यूल का. ठीक है, किसके लिए? थर्मल पावर प्लांट्स के लिए एक प्राइमरी सोर्स है. ठीक है, फ्यूल का. इस वजह से कोल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, ICRA ने ये कहा है कि जो बिजली का दर है इससे बढ़ेगा. ठीक है, बिजली का जो दर है, पावर बिल्स जो है वो बढ़ जाएंगे कंज्यूमर्स के लिए. ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज 0.6% से लेके 1.5% तक देखा जा सकता है. ठीक है, ये सिचुएशन रीइवैल्यूएशन ऑफ एनर्जी पॉलिसीज़ भी हो सकती है. ठीक है, क्यों, कैसे हो सकती है, लीड कैसे कर सकती है ये? क्योंकि एक शिफ्ट देखा जाएगा जो फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी से हटा के जो रिन्यूएबल सोर्सेज है उसके ऊपर डिपेंडेंसी दिखाई जाएगी. क्योंकि बढ़ते प्राइजेस जो है उसे मतलब कब तक इंसान दे पाएगा ना बढ़ते प्राइजेस. तो एक शिफ्ट भी दिखाई दे सकता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर. क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो जो है वो मतलब रिन्यूएट हो सकते हैं बार बार इस वजह से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ब्रिक्स इंडिया में मल द प्रपोजल ऑन करेंसीज इफ़ नॉन बाइंडिंग. ठीक है, अब ब्रिक्स कंट्रीज़ ने ट्रेड के पर्पस के लिए जो लोकल करेंसी जो डॉलर्स यूज़ होते हैं उसकी जगह पर लोकल करेंसीज़ का यूज़ करने के लिए जो है इस्तेमाल करने की सोची है. ठीक है, तो ये क्यों सोचा है उन्होंने कि US डॉलर का जो इन्फ्लुएंस है, US डॉलर का जो फ्लक्चुएशन होता रहता है US डॉलर की वजह से, वो जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए. ठीक है, ये इस वजह से इसका जो है एक इनिशिएटिव है ब्रिक्स कंट्रीज़ द्वारा कि हम जो है US डॉलर का इन्फ्लुएंस अपने उस पर नहीं करेंगे, जो थोड़ा सा रहेंगे दूर फ्लक्चुएशन वगैरह से. ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन है. इंडिया का स्टांस क्या है इस पे? इंडिया इज़ कॉशियस अबाउट एनी बाइंडिंग कमिटमेंट्स on common BRICS currency. However, it is open to discussing the proposal if it remains non-binding, reflecting India's strategic approach to maintain autonomy in its monetary policy. ठीक है, इंडिया बोल रही है कि इस डिसीजन को तभी सपोर्ट करेंगे जब ये नॉन बाइंडिंग होगा. ठीक है, नॉन बाइंडिंग होगा ये डिसीजन. और ये नॉन बाइंडिंग क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के स्ट्रेटेजिक अप्रोच पे जो मेंटेन करता है ऑटोनॉमी इन मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, नॉन बाइंडिंग अप्रोच. अब नॉन बाइंडिंग अप्रोच क्या है? नॉन बाइंडिंग अप्रोच अलाउज इंडिया टू एक्सप्लोर पोटेंशियल बेनिफिट्स विदाउट कमिटिंग to immediate implementation, ensuring flexibility in international economic engagement. ठीक है, नॉन बाइंडिंग अप्रोच इस वजह से रखा है इंडिया ने, या नॉन बाइंडिंग अप्रोच इस वजह से सोच रही है इंडिया क्योंकि नॉन बाइंडिंग अप्रोच जो है अलाउ करता है कि इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए अलाउ करता है जो पोटेंशियल बेनिफिट्स है उसको विदाउट कमिटिंग एनी इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन. जो कोई कमिटमेंट के बिना जो है, कोई इम्प्लीमेंटेशन के कमिटमेंट के बिना ये चीज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इस वजह से नॉन बाइंडिंग अप्रोच इम्पॉर्टेंट है. Strategic consideration. India's position is influenced by its broader economic and geopolitical strategies, balancing relations
with other BRIC members while safeguarding its financial stability। ठीक है, स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन क्या है इंडिया का? इंडिया का पोजीशन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है ब्रॉडर इकोनॉमीज़ को और जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को। ठीक है, बैलेंस करता है रिलेशन ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ में और सेफगार्ड करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। ठीक है, तो ये है ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रिक्स कब फॉर्म हुआ था? ब्रिक्स सबसे पहले तो ब्रिक्स एक कंट्रीज़ का, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है जो लीडिंग एमर्जिंग इकोनॉमीज़ है। ठीक है, उनका नाम जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, 2006 में ये फॉर्म हुआ था। 2010 में जो है, पहले सिर्फ ब्रिक था ये। ठीक है, पहले सिर्फ ब्रिक था, फिर बाद में जो है 2010 में जो है ये ब्रिक्स बना। ठीक है, क्यों ब्रिक्स बना? क्योंकि साउथ अफ्रीका भी एक मेंबर कंट्री बन चुकी थी इसकी, तब ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बना 2010 में। ये याद रखना है, 2010 में। ठीक है, तो हेडक्वार्टर्स जो है इसके वो शंघाई चाइना में है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है ब्रिक्स के बारे में, इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है आपको। ठीक है, आज के आर्टिकल्स हम यही ख़त्म करते हैं। आज के आर्टिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आपको पढ़ना है ये आर्टिकल, रिवाइज़ करना है, पीछे जाके और देख लीजिए एक आध दो बार अगर नहीं समझ आ रहा है तो। ठीक है, और उसके लिए मैं क्वेश्चंस लाई हूँ, उसके साथ के क्वेश्चंस लाई हूँ। क्वेश्चंस आपको ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपकी नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी। क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली ईजी हो जाता है और लर्न करना। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द बैन ऑन ई सिगरेट्स? ठीक है, ई सिगरेट्स के बैन के ऊपर ये क्वेश्चन है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्यों ये बैन हुई है ई सिगरेट्स। द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिगरेट्स एक्ट 2019 बैन्स द प्रोहिबिशन, मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशंस, storage and advertisement of e-cigarettes. The act criminalizes the use of e-cigarettes by individual with imprisonment as a possible penalty. The government cited public health concerns and raising use of e-cigarettes among the youth as reason for ban. ठीक है, ये तीनों में से बताना है कि ई-सिगरेट्स का बैन जो है वो इंडिया में क्यों हुआ। ठीक है, वो बताना है आपको स्टेटमेंट कौन से सही है उसके रिलेटेड। ठीक है, पॉक्सो एक्ट के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस? पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट 2012 इज जेंडर न्यूट्रल एंड अपील्स टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 18 years. The act mandates the establishment of special court for the speedy trial of offence. The act provides a stringent punishment including the death penalty for aggravated sexual assault. ठीक है, पॉक्सो एक्ट के तहत ये 3 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। तीनों स्टेटमेंट में से सबसे सही स्टेटमेंट क्या है पॉक्सो एक्ट के लिए वो बताना है हमें। आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ऑप्शंस आपको कमेंट सेक्शन में आंसर जो है वो कमेंट करना है। कल आके मैं डिस्कस कर लूँगी ये आंसर्स को। इन विच फॉलोइंग ईयर्स डिड साउथ अफ्रीका ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुपिंग टर्निंग ब्रिक इनटू ब्रिक्स? ठीक है, 2006, 2008, 2010, 2012 इन चारों में से बताना है कि ब्रिक्स कंट्री का जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है वो पहले ब्रिक थी। ब्रिक्स से ब्रिक्स कौन सी ईयर में बनी? ठीक है, साउथ अफ्रीका ने कब जो है मेंबरशिप अपनी एस्टैब्लिश करी ब्रिक्स में, वो बताना है हमें इस आंसर में। ठीक है, बताइए कौन से ईयर में हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। आज के आर्टिकल्स आप ध्यान से पढ़िए, पीछे जाके एक और बार फिर देखिएगा। ठीक है, ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कशन हुआ है आज। क्वेश्चंस भी जो है वो प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।